स्वागत है सभी का एक और नए पेपर सॉल्यूशन के अंदर। ये DLI-01 पेपर है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, जून 2024। सेम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग का पेपर BLI इसमें होता है, जो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस होता है उसका। वो पेपर आपको अगर कंप्लीट एक निचोड़ देखना उस पेपर का, तो यहाँ पे ये क्लिक करके उस लिंक पे जाके एक निचोड़ देख सकते हैं आप। वैसे ही सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली, इसमें थोड़ा लेवल कम होता है, उसमें लेवल हाई होता है। अगर आप हाई लेवल वाला समझ जाएंगे तो लोअर लेवल करना आसान होगा। अपन दोनों लैंग्वेज में इस पेपर को सॉल्यूशन करेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में सॉल्यूशन करते हुए चलेंगे। अ, आपका पेपर होता है 100 मार्क्स का, 3 घंटे का, जिसमें आते हैं 3 सेक्शन। 10 क्वेश्चन पहले सेक्शन में करने हैं आपको, B सेक्शन में करने हैं 4 क्वेश्चन, और C सेक्शन में आपको करने हैं 2 क्वेश्चन। ठीक, अब करते हैं अपन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर, जो पहला क्वेश्चन उसका पहला पार्ट है सेक्शन A का, डिफाइन प्योर नोटेशन। भाई जो शुद्ध अंकन होता है वो क्या होता है? प्योर नोटेशन क्या होता है? प्योर नोटेशन होता है जिसमें किसी एक बेस का यूज़ किया जाए, किसी एक प्रकार के ना विशेषता का यूज़ करके अपन नोटेशन करते हैं, उसे बोलते हैं प्योर नोटेशन। Pure notation is a system of classification that use only one type of symbol. Example, only Arabic number 0 to 9 used in DDC. Only letter A to Z. जैसे DDC के अंदर 0 से लेके 9 तक के जो इंडो अरेबिक नंबर है उनका यूज़ किया गया है, वैसे ही सेम उसी को अपन प्योर नोटेशन बोलते हैं। उसमें सिर्फ एक ही बेस लेते हैं अपन, एक ही प्रकार के, सिर्फ एक, केवल एक ही प्रकार के प्रतीकों का यूज़ किया जाता है, इसको बोलते हैं प्योर नोटेशन। इट इज़ ईजियर फॉर यूज़र टू अंडरस्टैंड एंड अरेंज। ये जो यूज़र होता है, जो रीडर पढ़ने आता है लाइब्रेरी में, उसके लिए आसान रहता है समझने में और बुक को लेने में। फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफाइड अरेंजमेंट। भाई आप है ना, क्लासिफाइड अरेंजमेंट से क्या समझते हो? वर्गीकृत व्यवस्थापन से आप क्या समझते हैं? तो क्लासिफाइड अरेंजमेंट होता है ना, वो रेफर करता है एक ऑर्गेनाइजिंग डॉक्यूमेंट ऑन सेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट कंटेंट, क्लास नंबर, ग्रुपिंग सिमिलर सब्जेक्ट टुगेदर रादर देन बाय ऑथर और टाइटल। भाई जो क्लासिफाइड अरेंजमेंट होता है ना, उसमें इस विषय के अनुसार जो सेम विषय के सब्जेक्ट, सेम विषय के जो बुकें होती हैं, जो मटेरियल होता है लाइब्रेरी साइंस में, उसको एक जगह रख दिया जाता है, जिससे जो फिजिक्स पढ़ने वाला अगर बच्चा आएगा तो वो फिजिक्स की एक सारी की सारी बुकें एक जगह उसे मिल जाएगी और उसे पढ़ने में आसानी होगी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। फिर चलते हैं 3 पे। इन विच ईयर द सेकेंड एडिशन ऑफ द कॉलन क्लासिफिकेशन स्कीम वाज पब्लिश्ड। भाई जो दूसरा एडिशन था ना कॉलन क्लासिफिकेशन का, वो कब आया? तो अभी दूसरा पूछा है तो हो सकता है अगले पेपर में तीसरा पूछ ले, पहला एडिशन पूछ ले। तो सारे के सारे एडिशन देखते हुए चलेंगे। दूसरा एडिशन आया था 1939 के अंदर, ठीक है, 1939 में आया था दूसरा एडिशन। और सारे एडिशन की अगर बात करें स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक की, तो जो पहला एडिशन आया था वो आया था 1933 के अंदर, दूसरा 39 में, तीसरा 50 में, चौथा 52 में, पाँचवा 57 में, छठा 60 में, और सातवां 87 में, 87 के अंदर, 1987। और जो 60 वाला एडिशन था उसका एक रिवाइज एडिशन आया था, ठीक है, रिवाइज एडिशन आया था 1963 में। ये हो गए सारे एडिशन। CC का कोई भी एडिशन पूछे आपको, ये सारे एडिशन याद करने हैं। एक बार दो बार मेरे साथ आप ही बोल लीजिए, अभी याद हो जाएंगे। जैसे आप कैसे बोलोगे, 33, 39, 50, 52, 57, 60, 63 और 87। 33, 39, 50, 52, 57, 60, 63, 87, ऐसे बोलोगे 2-3 बार, ये सारे एडिशन आपको हो जाएंगे याद। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज कनेक्टिंग सिंबल फॉर स्पेस एंड एनर्जी फंडामेंटल कैटेगरी। भाई जो मूलभूत श्रेणी है ना, उनमें स्थान और ऊर्जा की जगह कौन से है ना योजक चिन्ह का प्रयोग होता है? कौन से योजक चिन्ह से उन्हें जोड़ते हैं? तो देखो, एनर्जी के लिए तो होता है कोलन, और जो स्पेस होता है ना, जो स्थान होता है, उसके लिए होता है डॉट। किसके अनुसार? छठे रिवाइज एडिशन के अनुसार। अपने जो प्रैक्टिकल होंगे DLIs के आगे आने वाले दिनों में, उनके अंदर भी जो
ये सिंबल है उनका यूज़ होगा अच्छी तरीके से, यही अपने को याद करना है, सारा यूज़ होगा। और जो प्रैक्टिकल होगा वो भी सीसी की जो सिक्स्थ रिवाइज एडिशन है ना बुक, उसके अकॉर्डिंग अपना प्रैक्टिकल होता है। सेवन्थ एडिशन के अकॉर्डिंग नहीं होता, सीसी वाला सिक्स्थ एडिशन है, सिक्स्थ रिवाइज, उसी के अनुसार अपना क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो एनर्जी के लिए कोलन हो गया और स्पेस के लिए डॉट हो गया। और टाइम के लिए साथ साथ बता देता हूँ मैं, जैसे टाइम है ना, टाइम के लिए होगा सिंगल इन्वर्टेड कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा। और फिर क्या बच गया, पी एम ई एस टी है ना, स्टार्टिंग से लिख देता हूँ, पी एम ई एस और टी। देखो पर्सनैलिटी होती है ना जो, उसके लिए होता है कोमा, पर्सनैलिटी के लिए कोमा पहले लगता है, तो मैं पहले लगा देता हूँ जैसे पर्सनैलिटी के लिए कोमा, ठीक। उसके बाद में मैटर के लिए होता है सेमी कोलन, सेमी कोलन, सेमी कोलन कैसे, पहले एक डॉट फिर नीचे ऐसे, इसको बोलते हैं सेमी कोलन। फिर एनर्जी के लिए कोलन हो गया, जो यहाँ लिखा है ये रहा कोलन। और स्पेस के लिए डॉट हो गया, टाइम के लिए हो गया सिंगल इन्वर्टेड कोमा। ये हो गए आपके सिंबल सारे। इनमें से कोई भी आपको सिंबल आगे आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। फिर मेंशन द नेम ऑफ द टू डिवाइसेस यूज्ड इन कॉलन क्लासिफिकेशन। भाई जो कॉलन क्लासिफिकेशन है ना, उसमें कोई भी दो है ना विधियों या डिवाइसेस का बताइए नाम जो यूज़ हुए हैं। तो कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर ज्योग्राफिकल डिवाइस, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस, और अपन बोल सकते हैं जो टाइम आइसोलेट हो गया, हाँ वो तो हो गया क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। और जो स्पेस आइसोलेट हो गया वो हो गया ज्योग्राफिकल डिवाइस। मतलब जो भौगोलिक विधि है ना, उसके अंदर क्या होता है कि जो जितने भी लोकेशन अपने दी हुई है, पहले जैसे एक पे आ गया वर्ल्ड आ गया, फिर मदर कंट्री, फेवर्ड कंट्री, ऐसे फिर एशिया, अफ्रीका, अलग अलग कंटिनेंट वाइज सारे कोड दिए होते हैं। और उसी के साथ में इंडिया है, जैसे इंडिया के लिए कोड दिया होता है ज्योग्राफिकल डिवाइस के अंदर 44। और अगर एशिया लिखेंगे तो सिर्फ 4 लिख देंगे, इंडिया लिखेंगे तो 44 लिखेंगे। ये ऐसे कोड होते हैं। फिर जैसे क्रोनोलॉजिकल डिवाइस है तो उसके अंदर जितने भी ये रहना ना कि 1900 सदी है उसको एन से रिप्रेजेंट करेंगे, 18वीं सदी है उसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे, अलग अलग ए बी सी डिवाइस सारे कोड दे रखे हैं। तो उसको अपन बोलते हैं ज्योग्राफिकल डिवाइस और क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। ये दोनों इसमें यूज़ हुए हैं कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू मीन बाय फॉल्स लिंक। भाई फॉल्स लिंक से आप क्या समझते हैं, चेन प्रोसीजर होता है ना, उसमें 4 लिंक होती हैं, मैंने एक्सप्लेन अच्छे से किया हुआ है जो BLI 02 वाली जो वीडियो है उसके अंदर। वो थोड़ा हायर लेवल की है, अब आप हो सके तो वो वीडियो ज़रूर देखना आप, क्योंकि उसके अंदर अच्छे से उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए हैं। उसी के साथ में आपको ये चेन प्रोसीजर, अलग अलग चीज़ें, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग की सारी आपको मिल जाएंगी। तो ज़्यादा फर्क नहीं है पेपरों में, थोड़ा इसका लेवल डाउन आता है। तो चेन प्रोसीजर होता है, उसमें फॉल्स लिंक इज़ अ पार्ट ऑफ क्लास नंबर दैट कैरीज नो स्पेसिफिक सब्जेक्ट और मीनिंग सच एज कनेक्टिंग सिंबल। अगर कोई भी क्लास है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ कि इंडियन हिस्ट्री है, मान लो इंडियन हिस्ट्री करके कोई क्लास है, जैसे इंडिया का कोड है क्या 44। अब इंडिया क्या है, एक स्पेस है, इंडिया है स्पेस, PMEST अभी अपन ने पढ़ा था ना। स्पेस के लिए क्या यूज़ करते हैं, डॉट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अपन अगर लिखेंगे V.44, इसका मतलब होता है इंडियन हिस्ट्री। वी मेन क्लास है जो इंडिया हिस्ट्री, हिस्ट्री मेन क्लास का कोड है V, कैपिटल V, डॉट 44, इंडिया का कोड है 44, कनेक्टिंग सिंबल हो गया डॉट। अब अगर अपन इंडिया ना लिखें और वी डॉट लिख दें सिर्फ, तो क्या इससे क्या मतलब निकल रहा है, इससे कोई मीनिंग नहीं निकलता, ठीक है। तो इससे क्या नहीं निकलता, कोई भी नो स्पेसिफिक मीनिंग, भाई इससे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी अर्थ नहीं होता, अर्थ नहीं निकलता। अगर क्या हो, योजक चिन्ह हो, तो अगर योजक चिन्ह बाद में लास्ट में आ रहे हो तो उसे अपन बोलते हैं फॉल्स लिंक। फॉल्स लिंक हो गया, डन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू मीन बाय डिवाइडेड कैटलॉग। डिवाइडेड कैटलॉग, विभाजित जो सूची होती है, उससे आप क्या समझते हैं, ये देख लो। A divided catalog separate entries into different alphabetical sequence, typically creating one file of author, title and a separate file of subject। मतलब ये एक ऐसा कैटलॉग होता है जिसमें एंट्रीज, जैसे मान लो पहले एंट्री थी ऑथर की, टाइटल की, सारी अलग अलग एंट्री थी। फिर उन सबको एंट्रीज को डिवाइड करके अलग अलग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बनाना।
जैसे डिक्शनरी कैटलॉग में होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में जैसे सारे ऑथर हैं तो उनको एक अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में बना दिया, टाइटल को अलग बना दिया, सब्जेक्ट को अलग बना दिया, सेपरेट सेपरेट जगह पे, तो उसको बोलते हैं डिवाइडेड कैटलॉग। पहले वो सारी एक जगह थी, उनको डिवाइड अलग अलग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कर दिया, तो हो गया डिवाइडेड कैटलॉग। हिंदी में ये लिखा है ना, अलग अलग क्रमों में विभाजित कर दिया जाता है, तो उसे ही बोलते हैं अपन जो विभाजित सूची है। फिर अगला क्वेश्चन, डिफाइन ऑथर, भाई लेखक की परिभाषा दीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या देखोगे, क्या लिखोगे ऐसे क्वेश्चन में, ऑथर की परिभाषा दीजिए, इतना हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं भाई। ऑथर इज द पर्सन और कॉरपोरेट बॉडी चीफली सब रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग ए इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक कंटेंट ऑफ वर्क। मतलब या तो कोई पर्सन या कोई कॉरपोरेट बॉडी, या तो खुद एक इंसान हो सकता है या कोई ग्रुप ऑफ जैसे पीपल हो सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, तो वो क्या करते हैं, कृति की बौद्धिक या कलात्मक सामग्री के निर्माण के लिए मुख्य रूप से क्या होता है, जिम्मेदार होता है। क्या, कौन कौन, या तो कोई पर्सन होता है या कोई एक निकाय होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो वो किसी बौद्धिक या कलात्मक जो निर्माण होता है ना किसी सामग्री का, उसके लिए जिम्मेदार इंसान होता है कौन, ऑथर। तो इतना हार्ड क्वेश्चन है ये तो, बहुत ज़रूरी था देखना वैसे। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। ओपेक, फुल फॉर्म ऑफ ओपेक, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ओपेक की फुल फॉर्म पूछिए, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, आपको दिखा देता हूँ मैं, ये लिखा हुआ। देखो हिंदी में भी लिखोगे तो वही लिखना पड़ेगा, तो इंग्लिश वाली जो है वही लिख के आनी है आपको, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन कॉर्पोरेट बॉडी इन कैटलॉग। भाई कॉर्पोरेट बॉडी को बताओ कैटलॉग में, कॉर्पोरेट बॉडी होती है ना, उसको बताओ। कॉर्पोरेट बॉडी इज ए ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप ऑफ पर्सन that is identified by a particular name or act as an entity, गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, कॉन्फ्रेंस और वर्ल्ड बैंक। जैसे कि जो कॉरपोरेट बॉडी होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक ऐसा है ना संगठन होता है या व्यक्तियों का समूह होता है। क्या होता है, या तो संगठन या व्यक्तियों का समूह जो एक किसी विशेष है ना नाम से और उनके कार्य से पहचाने जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट हो गया, सरकार हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, कोई सम्मेलन हो रहा है, या वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनेस्को हो गया, ये सारे कॉरपोरेट बॉडी हैं एक टाइप की। तो कॉरपोरेट बॉडी का मतलब आप समझ गए। चलते हैं आगे बी सेक्शन पे, बी सेक्शन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द एम एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। भाई क्लासिफिकेशन के क्या है ना उद्देश्य हैं, उसकी क्या आवश्यकता है क्लासिफिकेशन की। भाई वर्गीकरण के उद्देश्य और आवश्यकता की चर्चा कीजिए। अभी देख लेते हैं। पहली बात तो अगर वर्गीकरण अपन करेंगे तो एक हेल्पफुल सीक्वेंस मिलेगा अपने को, जनरल टू स्पेसिफिक, जिसको अपन डीजीपी भी बोलते हैं, डिडक्टिव अप्रोच, जनरल टू पर्टिकुलर। डी का डिडक्टिव, जी का जनरल, पी का पर्टिकुलर, जनरल टू पर्टिकुलर डिडक्टिव अप्रोच, जिसे अपन जनरल टू पर्टिकुलर बोलते हैं। और जो इंडक्टिव अप्रोच होती है उससे अपन पर्टिकुलर टू जनरल बोलते हैं, इंडक्टिव अप्रोच को पर्टिकुलर टू जनरल। ठीक, जैसे हेल्पफुल एक सीक्वेंस मिलेगा कि पुराने से नई की तरफ, या ना जो कोई आसान चीज़ से कठिन की तरफ, ऐसा एक अपने को सीक्वेंस मिल जाएगा वर्गीकरण करने से। फिर लोकेटिंग डॉक्यूमेंट, भाई आसानी से ना बुकों को, हजारों बुकों में से एक बुक को ढूंढना आसानी होगी, तो दस्तावेज को खोजना भी एक इसी का पार्ट आता है। फिर है करेक्ट रिप्लेसमेंट, अगर अपन ने बुक एक बार वहाँ से सेल्फ है एक अलमीरा में बुक थी वहाँ से उठाई, अब यूज़ की, अब वापस उस बुक को रखने के लिए जो कॉल नंबर होते हैं ना उनकी मदद से वापस अपन बुक को वहीं रख सकते हैं। फिर चलते हैं स्टॉक वेरिफिकेशन। भाई जो भंडार है ना अपना, स्टॉक है जितना भी, उसको वेरीफाई करना कि कितनी बुकें गुम गई हैं, कितनी बुक यूज़र के पास हैं या फट गई हैं, कट गई हैं, उन सब का पता लगाना भी किससे, वर्गीकरण से आसान हो जाता है। एक लिस्ट की मदद से बुक को, कौन कौन सी बुक मिसिंग है उनको चेकिंग भी की जा सकती है। फिर है न्यू एडिशन, अगर कोई बुक जैसे पुरानी हो चुकी है तो उसे तो निकाल दो, क्या कर दो, उसकी वीडिंग आउट कर दो और नई बुक को ले लो, तो उसके अंदर भी वर्गीकरण एक बैकबोन की तरह काम करती है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ लेटर इन टाइम। भाई जो लेटर इन टाइम प्रिंसिपल है ना
उसको एक्सप्लेन करो। ये एक हेल्पफुल सीक्वेंस का प्रिंसिपल है, और मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस पूरा का पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है, जिसकी मैं लिंक यहाँ डाल दूंगा आपको वीडियो की। ये आप जाके बीच में पार्ट में आप देख सकते हो, पूरे मैंने सारे 18 के 18 प्रिंसिपल हेल्पफुल सीक्वेंस के बता रखे हैं। आपको लेटर इन टाइम पूछा है, दूसरा कोई भी पूछ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप एक बार ऊपर ऊपर से वो वीडियो के अंदर जाके स्किप आगे आगे करके, और वहाँ पे जो हेल्पफुल सीक्वेंस के प्रिंसिपल जहाँ पे मैंने चर्चा की है वो देख सकते हो। अब चलते हैं लेटर इन टाइम की तरफ। ये क्या बोलता है, देखो, ये दिस इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस। ये हेल्पफुल सीक्वेंस का ही एक प्रिंसिपल है। इफ़ टू सब्जेक्ट एंटिटी एंट्रीज are related then should be arranged in order to their hierarchical evolution. The entries are appear in later in times comes later in the classification scheme. मतलब जिसकी उत्पत्ति बाद में हुई है उसको बाद में लिखो, जिसकी पहले हुई है उसको पहले लिखो। जैसे फॉर एग्जांपल अपन रिलीजन मेन क्लास पढ़ते हैं सीसी के अंदर, क्यू पे आता है रिलीजन मेन क्लास। अब उसके अंदर वैदिक रिलीजन है जो वो पहले आया था बुद्धिज़्म से, तो क्रिश्चियनिटी और बाद में आई थी उसके, तो क्रोनोलॉजी इस्लाम उसके बाद में आया था। तो सबसे पहले कौन लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अपन वैदिक, उसके बाद बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म के नीचे फिर लिखेंगे क्रिश्चियनिटी, फिर लिखेंगे इस्लाम। तो ये सारा एक सीक्वेंस होगा कि कौन सा रिलीजन किसके बाद आया। तो ये लेटर इन टाइम हो गया। ठीक, आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लेटर इन टाइम हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिवाइसेस यूज्ड इन कॉलन क्लासिफिकेशन। भाई कॉलन क्लासिफिकेशन में जो डिवाइसेस हुए हैं उनका क्या यूज़ है, भाई वो डिवाइसेस क्या क्या काम आते हैं। तो जो कॉलन क्लासिफिकेशन में डिवाइसेस यूज़ हुए हैं उनका मेनली जो कार्य रहता है वो क्या रहता है। और फोर्थ क्वेश्चन गायब हो गया शायद, मैं यहाँ तो ऐड करना भूल गया, मैं ऐड करना भूल गया। फोर्थ क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको ऊपर ही यहीं पे। देखो, जो डिवाइसेस अपन ने पढ़े हैं ऊपर अभी, जैसे क्रोनोलॉजिकल डिवाइस, या जो टाइम आइसोलेट, या जो स्पेस डिवाइस पढ़ा था अपन ने, ज्योग्राफिकल डिवाइस जिसको बोलते हैं जीडी, या फिर जो क्रोनोलॉजिकल डिवाइस जो सीडी पढ़ा था अपन ने, वो दोनों डिवाइसेस हो गए, और जैसे डिवाइस हो गए, सब्जेक्ट डिवाइस हो गया। इन सारे डिवाइसेस का क्या काम है सीसी के अंदर, तो ये क्या काम करते हैं कि अगर किसी मेन क्लास है, जो कोई मेन क्लास है, मेन क्लास के अंदर अगर अपन को कोई चीज़ जोड़नी है तो उसको जोड़ने के लिए ये डिवाइसेस हेल्पफुल रहते हैं। किसी नए और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को बनाने के लिए भी ये हेल्पफुल रहते हैं। मतलब वर्गीकरण में और ज़्यादा जटिलता प्रोवाइड करते हैं ये, कि वर्गीकरण बहुत ही डेप्थ हो, जटिल हो, और अच्छा वर्गीकरण करने में मदद करते हैं। कौन, जो डिवाइसेस होते हैं वो सीसी के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन एनालिटिकल सिंथेटिक एंड न्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम। भाई जो एनालिटिक और सिंथेटिक होता है उसमें तो चेंजेस कर सकते हैं, और जो न्यूमरेटिव होता है उसमें सिर्फ नंबर होते हैं, तो उसमें कोई चेंज हो नहीं सकते। सिंपल सिंपल तो बात ये है। अब अपन पढ़ भी लेते हैं। जो न्यूमरेटिव स्कीम होती है जिसको परिगणनात्मक बोलते हैं, लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल और कंपाउंड सब्जेक्ट रेडीमेड होते हैं जिसके अंदर, दीज आर क्लासीफायर सिंपली लुक अप द नंबर। मतलब जिसने पद्धति बनाई है क्लासिफिकेशन की, वो सिंपल रेडीमेड नंबर देता है कि एक है तो इस एक से कितने नंबर बन सकते हैं। ए मेन क्लास है तो इसमें इसमें ये 100 नंबर बनने की प्रभावना या जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो है। तो ये रेडीमेड होता है पूरा, अपन इसके अंदर कुछ एडिशन नहीं कर सकते, कुछ ऐड नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम, या डीडीसी है, जिसके डीडीसी के पहले वाले एडिशन है वो ऑलमोस्ट, बाद वाले ऑलमोस्ट न्यूमरेटिव है, पहले वाले रिजिडली न्यूमरेटिव हैं। अब देख लेते हैं प्रोज ऑन कॉन। इट इज़ ईजी टू यूज़ बट रिजिड, इट कैन नॉट बी हैंडल न्यू और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। अगर कोई नया विषय आया तो उसको ऐड करने के अंदर ये प्रभावी नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी पहले बायोलॉजी सब्जेक्ट था एक, मैथमेटिक्स भी एक सब्जेक्ट था, पर बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट तो अभी आया है 10 सालों के अंदर ही। तो वो उन किताब के अंदर आपको बायोटेक्नोलॉजी कहीं वर्ड नहीं मिलेगा, और बायोटेक्नोलॉजी की कोई बुक होगी तो उसको आप कैसे क्लासीफाई, कैसे उसका वर्गीकरण करोगे। तो इसमें ये क्या होता है, वर्गीकरण करने में थोड़ी मुश्किल आती है न्यूमरेटिव में, क्योंकि ये फिक्स होता है, रिजिड होता है, एक तरह से कठोर इसका होता है नेचर। फिर देख लेते हैं एनालिटिको सिंथेटिको, मतलब विश्लेषण संश्लेषणात्मक, जिसके अंदर डू नॉट लिस्ट ऑल सब्जेक्ट, इंस्टेड इट प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ फैसेट
formula to combine them, classify, analyze the title and synthesize to build the number. एग्जाम्पल कोलन क्लासिफिकेशन। इसके अंदर हमें पक्ष दिए होते हैं, अलग अलग विषय दिए होते हैं, जो टाइटल होता है उसको क्लासिफिकेशन जो करना होता है, कोल नंबर खुद को ही बनाना पड़ता है। जो क्लासिफिकेशन कर रहा है खुद को ही नंबर बनाना पड़ता है लाइब्रेरियन को, और जो न्यूमरेटिव होता है उसमें बना बनाया नंबर आता है, जैसे डीडीसी हुआ। तो ये क्या हो गया, हाईली फ्लेक्सिबल हो गया पर डिफ़िकल्ट टू लर्न हो गया। इसको सीखने में थोड़ी मुश्किल आती है पर ये फ्लेक्सिबल बहुत है। अब डीडीसी का प्रैक्टिकल है, बच्चे बिना डीडीसी देखे भी अगर चले जाते हैं तो वो प्रैक्टिकल वहाँ पे कर पाते हैं। पर सीसी का प्रैक्टिकल है, उसमें दिक्कत आ जाती है, उसमें कौन सा सिंबल लगाना है, कौन सा कहाँ से आएगा, तो वो भी दिक्कत आ जाती है। एक मैं प्रैक्टिकल क्लास लूँगा आपकी BLIS की और DLIS की, और चाहे वो इग्नू वाले स्टूडेंट हो, जितने भी स्टूडेंट हैं सबकी एक ही सीसी की क्लास, एक डीडीसी की क्लास, एक ACR की कैटलॉगिंग की, और एक क्लासिफिकेशन की, ऐसे करके 3 या 4 क्लास टोटल होंगी। वो उन क्लास में पूरा एकदम सारा सीसी डीडीसी सब ला के एकदम निचोड़ से आपको सारा बता दिया जाएगा। क्योंकि मैंने सारा BLIS वगैरह सब कर रखा है, मेरा नेट तक भी हो रखा है, तो वो उसमें आपको आसानी रहेगी और आसानी से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। फिर चलते हैं बाइंग क्लोथ्स हैविंग अ टेलर सच। जो हाँ, जैसे अपन कपड़े खरीदने जाते हैं तो वो टेलर होता है, वो कपड़े अपन कपड़े खरीदते हैं, पर टेलर होता है उसे स्टिच करता है, उसमें तागे लगाता है, फिर सूट बनाता है। ठीक है, वैसे ही ये सेम है एनालिटिक को। पहले तो एनालिटिक उसका एनालिसिस करना, फिर उसका सिंथेसिस करना। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट में, डिस्कस द मेरिट्स ऑफ द कार्ड फॉर्म ऑफ द कैटलॉग। भाई जो कार्ड फॉर्म है ना कैटलॉग का, उसकी मेरिट्स बताओ, उसके गुण बताओ, उसकी है ना विशेषताएं बताओ कार्ड फॉर्म की। देखो, कार्ड फॉर्म हो गया, उसकी देखो विशेषताएं। कार्ड फॉर्म तो आप जानते हो, कार्ड होता है एक, उसके अंदर सारा ऑथर का नाम, ऐसे 2-3 ऐसे ही कार्ड होता है इस तरीके के। यहाँ पे क्लास कोल नंबर लिखे हैं, यहाँ पे एक्सेशन नंबर आ गए जैसे, फिर यहाँ पे ऑथर का नाम आ गया, फिर टाइटल वगैरह, डिटेल, नोट सेक्शन, ट्रेसिंग वगैरह, ऐसा ये कार्ड होता है। तो ये जो कार्ड होता है उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती है, पहले तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज, द न्यू कार्ड आर बीन inserted and the old one removed at any time, keeping the catalog strictly alphabetical and up to date। अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें अगर, तो जैसे पुराने कार्ड है उनको वहाँ से निकालो, ट्रे के अंदर से जो कार्ड ट्रे होती है कैबिन कैटलॉग कार्ड वाली ट्रे, उसमें से सीधा कार्ड को निकालो, वहाँ पे दूसरे कार्ड लगा दो। समझे? तो इसमें जो अपडेट करना है वो इजी होता है। दूसरा है ड्यूरेबिलिटी। देखो, जो कार्ड शोक हैवियर लास्ट लॉन्ग देन पेपर रजिस्टर। पेपर रजिस्टर है, एक पेपर है उस पर बहुत सारी बुकों का नाम लिखा है, वो पेपर बार 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 पलटते हैं, लोग देखते हैं तो वो पेपर फट जाते हैं, उनके जो लिखे हुए अक्षर हैं ना वो भी ख़राब हो जाते हैं। पर जो कार्ड होता है ना उस पर जो लिखा हुआ है वो ख़राब होना मुश्किल होता है, और एक वो हार्ड पेपर होता है एक, तो उसका जो ख़राब आने की चांसेस है ना वो भी कम होते हैं। फिर दूसरा है accessibility, multiple user can access the catalog simultaneously different drawers, unlike a register which only one person। जैसे एक रजिस्टर है, एक किताब है, तो उसको सिर्फ एक ही इंसान यूज़ कर सकता है, एक रजिस्टर को, किताब को एक ही इंसान तो एक टाइम पे देख सकता है। पर एक मान लो एक टेबल है, उसके अंदर बहुत सारे कैबिनेट बने हुए हैं, आपको देखो दिखा दूंगा मैं फ़ोटो भी बाद में, कि अपन प्रैक्टिकल करेंगे उस टाइम। ऐसे बहुत सारे ड्रॉवर बने होते हैं जिसको आप अलग अलग ड्रॉवर को सब्जेक्ट वाइज ही होते हैं, इनको बाहर निकालो, ये बाहर निकलते हैं ड्रॉवर, फिर इसके अंदर कार्ड लगे होते हैं, तो हर अलग अलग जना अलग अलग ड्रॉवर भी यूज़ कर सकता है। दूसरा कि भाई स्टैंडर्डाइजेशन होता है इसमें, इसको है ना, इसका साइज़ होता है 12.5 x 7.5 सेंटीमीटर का, हर कार्ड एक ही समान साइज़ का होता है, तो रिसोर्स शेयरिंग में भी आसानी रहती है। फिर चलते अपन सेक्शन सी पे, ये रहा सी सेक्शन। इसमें जैसे ये 2-3 क्वेश्चन स्किप हो गए, तो मैंने क्वेश्चन के दिए थे उसको सॉल्यूशन, जो टाइप करता है उसकी मिस्टेक है, तो मैं उसको बोल के आपको ये क्वेश्चन भी PDF में हो सकेगा तो प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी ये क्वेश्चन भी इजी है एकदम, कि भाई जो एडिट एंट्री है उसका क्या क्या काम होता है। एडिट एंट्री होती है, कोई एडिटर दो, अगर 2 या 3 ऑथर हैं अलग अलग टाइप के, तो दूसरा तीसरा ऑथर है उनकी एडिट एंट्री हो जाती है। कोई अलग, अगर जैसे एडिटर है या पब्लिशर है, कोई स्पेसिफिक सीरीज़ है उसकी, कि ये कितना इतनी नंबर की किताब है, पहले इतनी किताब पढ़ी है, कोई नोट हुआ,
तो ये सारी जो एडिशनल एंट्रीज होती है वो एडिड एंट्री में होती है। डिक्शनरी कैटलॉग का डीमेरिट क्या है? देखो, डिक्शनरी कैटलॉग में एक अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस होता है, या तो सब्जेक्ट के अनुसार या ऑथर के अनुसार, या आप मान लो किसी भी, तो उसमें अपन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से जाके देख सकते हैं। पर एज ए क्लासिफाइड कैटलॉग होता है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो लगा होता है, उसमें जो लाइक सब्जेक्ट होते हैं वो पास पास होते हैं, न कि नाम वाले। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स के पास में आप, जैसे फिजिक्स है तो पी से स्टार्ट होता है, फिजिक्स के पास में आप प्लाज्मा भी रख सकते हो, पी से स्टार्ट होता है, या कोई और पी से स्टार्ट होना, प्ले है जैसे, प्ले रख सकते हो, कोई भी एक सब्जेक्ट रख सकते हो जो क्या होता है पी से स्टार्ट होता है। पर जो डिक्शनरी कैटलॉग है उसमें तो अपन पी से जो सेम सब्जेक्ट होते हैं वो रख देते हैं, पर जो क्लासिफाइड कैटलॉग है ना, उसमें जो फिजिक्स है तो उसके रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वही रखा जाएगा, जैसे साइंस रख दिया या मैथ रख दिया। समझे आप? तो ये इसकी होगी कुछ डीमेरिट्स। और एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। भाई लाइब्रेरी कैटलॉग की क्या यूजफुलनेस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये पहला या दूसरा क्वेश्चन ही है जो मैंने उस वीडियो में सॉल्यूशन किया था। तो जो आई बटन पे आप जो जाके देखोगे वीडियो, उसके अंदर आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। वैसे आप वहाँ पे चेक कर लेना, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन और बढ़िया से कर रखा है। अपन अभी चलते हैं सेक्शन सी के ऊपर। डिफरेंशिएट क्लासिफाइड कैटलॉग एंड डिक्शनरी कैटलॉग। हाँ, जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये डिक्शनरी कैटलॉग वाला, वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। अभी दिखाता हूँ आपको मैं डिक्शनरी कैटलॉग और क्लासिफाइड कैटलॉग में क्या फ़र्क है। अब देखो, डिक्शनरी कैटलॉग एंड क्लासिफाइड कैटलॉग, ये तो हो गया क्लासिफाइड कैटलॉग, ये हो गया डिक्शनरी कैटलॉग। अब देखो, अरेंजमेंट होता है ना, जो व्यवस्थापन होता है, वो क्लासिफाइड कैटलॉग में क्लास नंबर के अकॉर्डिंग होता है, 0 20 500 लॉजिकल ऑर्डर में, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में होता है। और जो डिक्शनरी कैटलॉग उसमें A to Z होता है डिक्शनरी की तरह। ठीक है, तो इसकी डीमेरिट क्या हुई, इसकी एक ना खामी क्या हुई, कि इसके अंदर क्लास नंबर के अकॉर्डिंग किसी को ढूंढना है तो वो नहीं ढूंढ सकता, पहली खामी होगी। दूसरी, स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो इसमें होता है बिप्रटेस हैज़ 2 पार्ट्स। अच्छा, ये तो बाई पार्टीशन होता है, जिसको इसने बाई पार्टीज लिख रखा है। बाकी इसमें 2 पार्ट होते हैं, जैसे क्लासिफाइड पार्ट नंबर एंट्री और अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स नेम एंट्री। जैसे एक एंट्री होती है जो कोल नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग, जिसमें नंबर एंट्री होती है, और जो अल्फ़ाबेटिकल पार्ट होता है ना उसमें होता है नेम एंट्री, जो नाम के अकॉर्डिंग होती है। और इसमें क्या होता है, यूनिपार्टनिश होता है, ये सिर्फ इसमें एक ही पार्ट होता है। ठीक है, जिसमें ऑथर टाइटल या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑल मिक्सड इन अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस, सारे के सारे एक ही अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में मिक्स होते हैं। तो ये इसकी एक दूसरी खामी होगी, सारे के सारे भाई एक ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मिक्स है, तो उसमें परेशानी तो आएगी। डिफ़िकल्टी फॉर बिगिनर यूज़र टू मस्ट बी, जैसे डिफ़िकल्टी किसके लिए होगी, जो नया नया यूज़र है उसके लिए डिफ़िकल्टी होगी, भाई वो कॉल नंबर कहाँ ढूंढेगा, कहाँ ना, पहला अल्फ़ा क्लासिफाइड पार्ट में देखेगा, फिर अल्फ़ाबेटिकल पार्ट इसमें देखेगा, तो उसके लिए होगी क्या परेशानी। बट बिगिनर के लिए क्या होगी, आसानी होगी। इसमें टेलीफोन जैसे डायरेक्टरी होती है ना, उसकी तरह सिंपल होता है ये क्या, डिक्शनरी कैटलॉग। फिर चलते हैं और सब्जेक्ट कलेक्शन। देखो, एक्सीलेंट होता है रिलेटेड सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स हो गया, ये देखो ये एग्जांपल मैं आपको जो बताना चाह रहा था, फिजिक्स, लाइट और हीट, ये सेम सेम टॉपिक है, एक जैसे हैं। तो ये क्या होते हैं, सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के आसपास रखे होते हैं। ये इसमें क्या होगी, बढ़िया बात होगी, कि जो कोई अगर फिजिक्स पढ़ने आए या फिर लाइट पढ़ने आए तो वो फिजिक्स का या हीट का भी कंसेप्ट पढ़ के जा सकता है। पर जो डिक्शनरी कैटलॉग होती है उसमें पुअर होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होते, अल्फ़ाबेटिकल होता है। जैसे एच से हीट है तो एच पे ही रखा जाएगा, लाइट किस में रखा जाएगा, एल से। तो दोनों फिजिक्स के टॉपिक है पर अलग अलग दूर दूर हो गए, एक एच पे हो गया, एक एल पे हो गया। फिर चलते हैं मेन एंट्री। मेन एंट्री इज अंडर क्लास नंबर, भाई क्लास नंबर के अंडर मेन एंट्री होती है, और इसमें मेन एंट्री होती है ऑथर के अंडर। तो क्लास नंबर वाली चीज़ें इसमें नहीं आती। फिर है सूटेबिलिटी, बेस्ट फॉर रिसर्चर, स्पेशली जो स्पेशल लाइब्रेरी होती हैं, हु नीड ब्राउजिंग, उनके लिए बेस्ट है। बेस्ट फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज एंड जनरल रीडर हु वांट स्पेसिफिक बुक, ये उनके लिए है जिनको स्पेसिफिक बुक का टाइटल या सारी चीज़ें पता ही है, वो खुद आके ये आसानी से ढूंढ सकता है। तो ये दोनों के हो गए, दोनों का कंपैरिजन हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट, डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम 19वां एडिशन। भाई DDC 19 एडिशन का क्या क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या क्या उसके साइलेंट फीचर हैं, वो बताइए। तो प्रमुख विशेषताएं के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं? पहला तो ये पब्लिश हुआ था 1979 के अंदर, जो कौन सा एडिशन, 19th एडिशन हुआ ना, वो 1979 के अंदर पब्लिश हुआ।
बेंजामिन ए क्लस्टर, देखो इसको एडिट किसने किया था, बेंजामिन ए क्लस्टर ने। किसको, 19वीं एडिशन को। इसमें 3 वॉल्यूम थी, जिसमें 3 वॉल्यूम थी। तीन कौन सी वॉल्यूम थी, पहला तो था इंट्रोडक्शन टेबल, जिसमें 60 टेबल थी। जैसे 60 टेबल होती है ना सब डिवीजन ऑफ, जैसे टेबल होती है, दूसरा टेबल एरिया का होता है, ऐसे ही ये 60 टेबल थी। दूसरे के अंदर था शेड्यूल, जिसमें मेन क्लासेस थी 0 से लेके 999 तक की। और तीसरी टेबल थी रिलेटिव इंडेक्स, जिसमें बने बनाए नंबर थे, कि ये बना बनाया कोड है, 020 लाइब्रेरी साइंस आगे लिख दिया, बना बनाया कोड है। फिर चलते हैं इसकी डेसिमल नोटेशन। पहली बात तो प्योर नोटेशन है, तो इसको सीखने में आसानी होती है। दूसरी बात, इसमें इंडो अरेबिक और डॉट का यूज़ किया जाता है सिर्फ, तो इसमें क्या हो गया, सिर्फ सिंबल आसानी से ना यूज़ सीख सकता है डेसिमल नोटेशन को। फिर हो गया हायरार्की, एक हायरार्की यूज़ की जाती है। 000 जनरली है, 500 पे फिजिक्स है, फिर 500 पे साइंस है, 530 पे फिजिक्स है, और 531 पे मैकेनिज्म है। तो एक हायरार्की चलती है कि जैसे अपन जाते हैं ना, पहली अभी ग्राउंड फ्लोर है, पहली फ्लोर है, पहला पहला फ्लोर है किसी बिल्डिंग का, उसके अंदर फिर अलग अलग रूम है, फिर रूम के अंदर अलग अलग अलमरियाँ, अलमीरा हैं अलग अलग, वैसे ही सेम इसका क्लासिफिकेशन होता है। फिर चलते हैं यूज़ ऑफ टेबल्स। ये जैसे टेबल्स होगी, पहला स्टैंडर्ड सब डिवीज़न की टेबल होती है, जिसके अंदर 03 अगर डिक्शनरी है, अगर किसी सब्जेक्ट के आगे या फिर लिखा मैथ की डिक्शनरी या फिजिक्स डिक्शनरी, तो क्लासिफिकेशन करना आसान होगा। 530 लिखो, डॉट लगा के 03 लिख दो, ये बन गई फिजिक्स डिक्शनरी। अब साइंस की डिक्शनरी बनानी है, 503 कर दो, तो ये होगी साइंस की डिक्शनरी। तो स्टैंडर्ड सब डिवीजन। दूसरी टेबल होगी ज्योग्राफिकल एरिया में, एरिया की टेबल बता रहा था, 54 कोड इंडिया के लिए होता है ना, इंश्योर करता है। भाई डायरेक्टरी ऑफ साइंस है तो 503 कर दिया, या जो सॉरी डिक्शनरी ऑफ आर्ट है तो 703 कर दिया, जो 3 है ना वो जोड़ दिया किसी के आगे। तो ये इसमें टेबल का यूज़ किया गया है। फिर फोनिक शेड्यूल का यूज़ किया गया है, कंप्लीटली रिमूवेबल, जैसे रीमॉडलेबल होता है ना, वैसे सोशल, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, जो रीमॉडल्ड सोशोलॉजी होता है 301 से लेके 307 है, या जैसे पॉलिटिकल प्रोसेस है 324 है, कॉलिंग देम फोनिक शेड्यूल, राइजिंग फ्रॉम ऐश और रिव्यू। जैसे फॉर एग्जांपल भाई, इसका मतलब होता है कि राइजिंग फ्रॉम ऐश मतलब, जैसे सिंपल बताता हूँ आपको, एकदम सिंपल, कि अगर कोई क्लासेस दी हुई है तो उसको अपडेट कैसे करें, अपडेट करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, नीड टू अपडेट द क्लासिफिकेशन सिस्टम। जैसे 16th एडिशन है ना, उसके बाद से फोनिक शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया था, 16वें एडिशन में फोनिक शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद से जो भी क्लासेस को अगर अपडेट करना है, कहीं से किसी को बदलना है, तो उसके अंदर फोनिक शेड्यूल आता है, हेल्पफुल होता है। तो ये कुछ विशेषताएं होगी, आप ये सारी विशेषताएं याद रखोगे और लिख के आओगे अच्छे से एकदम। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे अपने। एक रह गया 12th क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय नोटेशन। भाई नोटेशन, अंकन से आप क्या समझते हैं। अंकन होता है शॉर्ट हैंड, नोटेशन इज व्हाट, नोटेशन इज शॉर्ट हैंड। भाई आसानी से शॉर्ट हैंड के अंदर चीज़ लिखना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ए लिखा और ए का कोड दे दिया 1, बी लिखा, बी का कोड दे दिया 2, सी का कोड दे दिया 3। ये तो मतलब सिंगल सिंगल वर्ड है। अगर अभी मान लो मैं सिंगल वर्ड ना दे के और आपको लिखता हाँ कि जो जैसे अपन यूज़ करें, कि मान लो मैंने लिखा, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल, कि एक का मतलब तो है आप कहाँ रहते हो, ठीक है, आप कहाँ रहते हो। दो का मतलब है आप क्या करते हो। ये मैंने आपको दे दिया और मैं बोलूँ एक, एक सीधा एक बोलूँ, पहले ही आपको मतलब बता दूँ कि एक का मतलब है आप कहाँ रहते हो, दो का मतलब है आप क्या करते हो। ठीक है, तो मैं आपको सीधा बोलूँ एक, तो आप एक का आंसर दे दोगे, दो बोलूँ तो दो का आंसर दे दोगे। मतलब ये एक शॉर्ट तरीका है, कोई बड़ी चीज़ होती है उसको शॉर्ट में लिखने का एक तरीका है, उसको बोलते हैं नोटेशन। ये अंकन क्लासिफिकेशन स्कीम में यूज़ होता है। इसकी क्वालिटीज़ होती हैं ब्रेविटी, कि भाई संक्षिप्त है, संक्षिप्त हो, छोटा हो एकदम। तो ये हो गया। दूसरा है सिंप्लिसिटी, भाई आसानी से है ना सिंपल तरीके से नोटेशन हो सके। तीसरा हो गया कि इसके अंदर निमोनिक पन हो, एक ऐसा हो कि आसानी से याद रह सके, आसानी से लिख सकें अपन उसे, आसानी से उसे बोल सकें। ये सारी क्या होगी, उसकी क्वालिटीज़ होगी। तो ये हो गया नोटेशन।
फिर चलते हैं कि चेन प्रोसीजर क्या होता है। चेन प्रोसीजर क्या होता है, ये रहा चेन प्रोसीजर। तो इसकी डेफिनेशन, चेन प्रोसीजर इज ए मैकेनिकल मेथड डिराइव्ड बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन टू डिटरमाइन सब्जेक्ट हेडिंग। भाई अगर किसी सब्जेक्ट की हेडिंग देखनी है, जैसे कोई टाइटल है, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका सार निकालना है सब्जेक्ट का, तो उसके लिए क्लास नंबर से सब्जेक्ट हेडिंग डिराइव करने के लिए अपन यूज़ करते हैं चेन प्रोसीजर, जो दिया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। और ये किसके अंदर यूज़ होता है, ये भाई जो एडेड एंट्री होती है ना, उसके अंदर क्लास इंडेक्स एंट्री होती है, उसके अंदर यूज़ होता है ये। फिर चलते हैं, इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन द क्लास नंबर, जैसे क्लास नंबर को तोड़ना टुकड़ों में। फॉल्स लिंक होता है जिसमें कोई सिंबल आ जाता है तो वो फॉल्स लिंक होता है। चेन प्रोसीजर पूछे तो ये जरूर लिख के आना, इन चारों लिंक के नाम। ये एक चेन की 4 कड़ियाँ हैं, तो इन चारों का नाम याद करना है और अच्छे से लिख के आना है। फॉल्स लिंक आ जाए तो बोल देना कि भाई कोई भी अगर आगे सिंबल दे रखा हो, कोई भी सिंबल से एंड हो रहा हो, एग्जाम्पल दे देना वी डॉट करके, तो उसको बोलते हैं फॉल्स लिंक। अनशॉर्ट लिंक होती है कि वो ऐसी लिंक होती है जो पूरी तो होती है पर सर्च नहीं की जा सकती। यूज़र सीधा है ना हिस्ट्री पे जाके सर्च नहीं करेगा। शॉर्ट लिंक क्या होती है, जिसको सर्च किया जा सकता है, यूज़र सीधा जाके उस टर्म को सर्च कर सकता है, जैसे इंडियन हिस्ट्री को जाके सर्च कर सकता है। मिसिंग लिंक होती है कि अगर बीच में कोई चीज़ छोड़ दें, अपन बीच में कोई नंबर लिखना भूल जाएं, जैसे वर्ल्ड के बाद सीधा इंडिया लिख दें, एशिया लिखना ही बीच में भूल जाएं, तो वो होती है मिसिंग लिंक। फिर इसके गुण देख लेते हैं कुछ। भाई इसमें होती है कंसिस्टेंसी। भाई सिंस इट इज़ बेस्ड ऑन क्लास नंबर, भाई ये क्लास नंबर पे बेस्ड है, तो डिफरेंट कैटलॉगर विल लाइकली टू डिराइव द सेम सब्जेक्ट हेडिंग। भाई अलग अलग जो कैटलॉगर है ना, वो भी सेम सब्जेक्ट हेडिंग बनाएंगे, क्योंकि ये कड़ियों से है ना, कड़ी बाई कड़ी काम चल रहा है, तो कोई स्टेप मिस करती है तो गड़बड़ हो जाती है। तो इसमें कंसिस्टेंसी होती है। दूसरा इकोनॉमिकल, इट सेव्स टाइम एंड मनी कंप्राइजिंग टू मेंटेन अ ह्यूज लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट हेडिंग। जैसे शेयर्स लिस्ट, जैसे एक किताब होती है अलग से सब्जेक्ट हेडिंग को रखने की, उसको ये रखने से छोड़ता है, सीधा ही क्लास नंबर से आप सब्जेक्ट हेडिंग जो सीसी की बुक है उसी से निकाल लो, अलग से आपको कोई बुक रखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये पैसे ही बचाता है। दूसरा है सिम्बोलाइसिस, इट लिंक्स द क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग प्रोसेस टुगेदर इफेक्टिवली। भाई ये जो क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग है ना, दोनों को लिंक करता है। तो एक कड़ी है ना, कड़ी का काम तो लिंक करने का होता है। फिर है डीमेरिट। डीमेरिट क्या है, डिपेंडेंसी। भाई अगर जिसको चेन प्रोसीजर नहीं आता ना क्लास नंबर से डिराइव करना, तो वो डिपेंडेंसी होती है किस पे, क्लासिफिकेशन स्कीम इज़ वीक और नंबर असाइंड इज़ रॉन्ग, सब्जेक्ट हेडिंग विल नॉट वर्क। अगर सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन ही गलत किया है तो सब्जेक्ट हेडिंग तो बन ही नहीं पाएगी, ठीक है, बीच में ही कड़ी रुक जाएगी, ऐसे मानो आप। मिसिंग लिंक, अगर सम टाइम्स द कॉल नंबर डजेंट रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक टॉपिक डीप इनसाइड द बुक रिक्वायरिंग मैनुअल और मिसिंग लिंक विच ब्रेक्स द मैकेनिकल नेचर ऑफ द सिस्टम। अगर कोई मिसिंग लिंक है, बीच में कुछ छोड़ दिया हो, या पूरा एकदम जो सब्जेक्ट या जो टाइटल मिला था बुक का उसका अच्छी तरीके से अगर जो क्लासिफिकेशन है वो नहीं हुआ, तो वहाँ पे भी ये यूज़ नहीं आती। दूसरा रिवर्स ऑर्डर, इट जनरेट्स हेडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल विच कैन बी समटाइम कंफ्यूजिंग फॉर द यूज़र। जैसे सिंपल बताता हूँ कि अगर कोई नया यूज़र आया है, उसके लिए ये चीज़ें सीखना हार्ड होगा, या एक है ना अच्छे से एक एक्सपर्ट बनना उस चीज़ के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, टाइम लगता है उसमें। जैसे मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताया कि भाई जो चेन प्रोसीजर है वो होता क्या है, पर जो प्रैक्टिकल होगा उसमें अपन कैटलॉगिंग वाला प्रैक्टिकल में चेन प्रोसीजिंग बढ़िया खुद करेंगे अपन। आपको बस इतना ही करना है कि चैनल को कर लो आप सब्सक्राइब, और जो नए नए वीडियोस आते रहते हैं उनको आप डेली डेली देखते रहा करो। उससे आपका जो अगर BLIS में हो आप, या CLIS में हो, या DLIS कर रहे हो आप, कोई भी किसी भी प्रकार का लाइब्रेरी साइंस का अगर कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर कोई जैसे एग्ज़ाम आ रहा है या पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।